स्टार्ट करना है प्रोसीजरल रिप्रेजेंटेशन से। तो ये हम एक्चुअली डिफरेंट जो है वो जैसे हमने कहा था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो स्कीम है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनका इनका जो इशू है इनके साथ जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, जाहिर बात है कि इनमें डिफरेंट है। जो हमने लॉजिक पढ़ी, लॉजिक पे वो बड़ी बेसिक सी है। उसमें हम लॉज बनाते हैं, एक तरह से कहने हैं कि एक लॉज प्रेडिकेट बन जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ लॉ कि ये एक लॉ है, उसको आपने जो है ना उसके मुताबिक आपने कोई भी ना फर्दर जो इन्फ्रेंस करना है वो उसके अकॉर्डिंग भी करना है आपने। तो उसके कुछ प्रॉन्स एंड कॉन हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उससे पहले जो हमने वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है नॉलेज नॉलेज में। जो अगर चेंजेस लाना चाहते हैं तो चेंज लाना इतना जो है ना वो इजी उसमें उसमें नहीं है। और कुछ अभी हम देखते हैं जैसे हमारे पास ये प्रोसीजरल जो रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके अंदर जो है उससे कुछ बेहतर फीचर जो है वो हैं। और ये जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी जो ह्यूमन बीइंग जो हम रूटीनली जो हम जिस तरह से हम इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके बड़े क्लोज है। तो प्रोसीजरल प्रोसेस जो है ये क्या करती है कि दे प्रेजेंट नॉलेज एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जिस तरह से आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। तो उस तरह से इसमें भी जो है वो होगा कि हमारे पास कुछ रूल्स होंगे और हम उन रूल्स को जो है वो सीक्वेंस में हम अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमने एक टर्मिनल पॉइंट भी इसमें बताना है कि किस वक्त जो है वो हमारा रूल जो है वो टर्मिनेट हो गया और हमने फिर उसको जो है खत्म करना है। जब एक फाइनली एक डिसीजन देंगे, उसके बाद हमने प्रोसेस को खत्म करके नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। If a given condition is met, then an association action or series of action is performed. तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। ये जो कंडीशन होगी ये हमारे फैक्ट्स के मुताबिक होगी, जो फैक्ट्स हमें पता होंगे उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अगर हम देखेंगे कि वो कंडीशन जो है फैक्ट्स के साथ मैच कर गई है, तो एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन, एक एक्शन भी हो सकता है, एक से ज्यादा एक्शन भी हो सकते हैं, तो हम उनको जो अदरवाइज क्या है कि हम फिर उनको जो है नहीं करेंगे, कुछ किसी दूसरे रूल को जो है वो ट्राई करेंगे। अच्छा, इस पे प्रोडक्शन सिस्टम है पूरा और उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है उसका ये कुछ थोड़े से फैक्ट्स होंगे जो आपको पता होंगे। जब प्रॉब्लम आप स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त आपको पता होंगे, और इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी एक्चुअली जो इसकी एनालॉजी ली गई है ये ह्यूमन वर्किंग मेमोरी से ली गई है कि ह्यूमन वर्किंग मेमोरी भी होती है। हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे जो है वो फैक्ट्स होते हैं जो हमें कोई हम काम कर रहे हैं उसके लिए, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए हमें होगा। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज खाना पकाने का भी पता हो या कुछ और चीज भी पता हो। तो वो जस्ट ब्रेन जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर जो है वो उस वक्त रखता है, जो कि वर्किंग मेमोरी में रखता है, जो कि जो टास्क आप कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। तो इसी तरह से इसमें भी होगा कि डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स होगा और एक सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होगा। ये हमने प्रोडक्शन रूल हमने बनाने हैं। ये हम अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये बेसिकली इस तरह से होंगे जैसे इफ एल्स रूल होते हैं। इफ इफ देन कंडीशन होती है कि इफ होगी के बाद कंडीशन होगी, अगर ट्रू होती है तो फिर इसके देन पार्ट में जो एक्शन है वो परफॉर्म होगा। अगर कंडीशन जब फॉल्स होगी तो फिर उसके बाद ये होगा कि ये एक्शन जो वो परफॉर्म नहीं होंगे। तो एक्शन उसी सूरत में एग्जीक्यूट होंगे अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। तो कंडीशन को ट्रू हमने कैसे देखना है, इसको हमने ये जो फैक्ट्स हैं जो हमने डेटाबेस में, वहां से हमने इसको जो है वो हमने इसको चेक करना है। वो उधर से हम कंडीशन को चेक करेंगे कि फैक्ट्स के मुताबिक वो कंडीशन ट्रू है या नहीं है। फिर हमें पता चलेगा कि अब हम कहेंगे कि हाँ जी फैक्ट्स के मुताबिक जो है कंडीशन ट्रू है, तो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज परफॉर्म नहीं करेंगे। और एक इंटरप्रेटर होगा, ये बेसिक सिंपल सा सिस्टम। इंटरप्रेटर आपको पता है कि इसका काम ये होता है कि ये इसका काम ये होगा कि ये जो जो हमने ये जो इनको वन बाय वन चेक करेगा, जिसके जिसकी कंडीशन ट्रू आ जाएगी उसको ये अप्लाई कर देगा। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इस कॉन्फ्लिक्ट को भी जो है वो हैंडल
ये दो काम इसके बेसिकली हैं कि किस रूल को अप्लाई करना है और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अभी हम तीनों तीनों कंपोनेंट्स को जो है डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस है। डेटाबेस फॉर वर्किंग मेमोरी रिप्रेजेंट्स ऑल द नॉलेज ऑफ द सिस्टम एट एनी गिवन, जो भी होगा, क्योंकि ये फैक्ट्स शुरू में ये मॉडिफाई होते रहेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ। जैसे आप प्रोग्रेस करते रहेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये चेंज होते रहेंगे। ये नहीं होगा कि फैक्ट्स जो हैं वो एक जैसे रहे। फैक्ट्स ये इस तरह से नहीं है, ये चेंज होते रहेंगे। जब भी वो रूल अप्लाई होगा तो रूल के अप्लाई होने के बाद जो है वो ये होगा कि फैक्ट्स जो है वो वो चेंज हो जाएंगे। It can be thought of as a simple database of facts that are true of the domain at that time. तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हमेशा ट्रू रहेंगे, बल्कि हम जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम सिस्टम को चेक कर रहे हैं, उस टाइम पे वो मैंने आपको कहा कि ये चेंज होते रहेंगे। जब भी हमको रूल अप्लाई करेंगे तो ये जो फैक्ट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे। द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन द डेटाबेस इज स्मॉल and the analogy is to human working memory which can hold only small number of items at a time। ये मैंने आपको बताया था कि जो कि इसकी ह्यूमन वर्किंग मेमोरी से इसकी एनर्जी ली गई है और उसमें भी नंबर ऑफ आइटम स्मॉल ही होते हैं, तो इस तरह से इसमें भी जो है वो थोड़े से ही होंगे। The contents of the data will change as facts are added or removed according to the application of the rule। तो ये ये भी मैंने बताई थी कि फैक्ट्स हैं वो ऐड या रिमूव हो सकते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन द कौन सा रूल जो है वो अप्लाई हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन रूल्स हैं। प्रोडक्शन रूल्स हैं कि आर ऑपरेटर्स दैट अप्लाई टू द नॉलेज इन द डेटाबेस एंड चेंज स्टेट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम इन सम वे, यूजुअली बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। तो जब भी रूल अप्लाई होगा, अच्छा हमने जरूरी नहीं कि जब हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो सारे रूल्स अप्लाई हों। चल एक रूल अप्लाई होंगे, दो तीन, डिपेंड करता है कि टास्क किस। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सब रूल का अप्लाई करना जरूरी है। सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है कि जितने आपके पास रूल हैं उनमें से कौन जो अप्लाई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स वो अप्लाई करने। जो अप्लाई नहीं हो सकते वो उनका कोई मसला नहीं है, उनको इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो जब भी वो रूल अप्लाई होगा वो डेटाबेस में जो फैक्ट्स हैं उनको चेंज कर देगा। अच्छा, कंडीशन रूल और समटाइम्स कंडीशन एक्शन रूल्स, उसकी वजह क्या है कि if the condition of the rule is true, the action associated with the rule is performed। तो इसलिए इसको कहते हैं condition action rule कहते हैं। This may alter the contents of the database by removing a fact or to interact with the outside world in some way। तो ये हो सकता है कि ये कोई फैक्ट रिमूव करने, उसकी जगह पे नया फैक्ट ऐड करने, या फिर हो सकता है कि कोई आउटपुट इनपुट जो है आउटसाइड वर्ल्ड से ये कोई इनपुट लेनी है तो उसको जो है वो करने। तो इस तरह से जो है ना ये काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड नोट अप्लाई इन सीक्वेंस, जनरली होता है कि अनऑर्डर्ड होते हैं, तो इसमें ऑर्डरिंग नहीं होती कि ये पहला ये जिस सीक्वेंस में रूल लिखते हैं इसी सीक्वेंस में अप्लाई होंगे। उसकी सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो जो रूल्स हैं वो उनकी कनेक्शन तो होनी चाहिए तो वो अप्लाई होंगे, अदरवाइज वो अप्लाई जो है नहीं होंगे। ये सिर्फ उसका एक उसका होता है, अदरवाइज इसका जो है वो और इसका जो है वो कोई नहीं है। तो अच्छा, तो हमने सिर्फ जो है ना ये देखना है कि ऑर्डर पे नहीं है, हमने कहा ऑर्डर में नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि जिस सीक्वेंस को लिखे तो इसी सीक्वेंस में उनको अप्लाई करना जरूरी है, ये चीज इसमें नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि फर्ज करें कि एक एक जो रूल है और उसके एक से ज्यादा जो है वो उसकी जो कंडीशन है वो मैच कर रही है, तो अब हम जो है ना वो क्या करेंगे। अगर तो इस तरह से जो है ना वो हुआ है कि जो कोडिंग से फैक्ट एक से ज्यादा रूल जो है वो उनकी कंडीशन जो है मैच कर रही है, अब हम क्या करें। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उस रूल पे कि किस रूल को अप्लाई करना है और किस को नहीं करना।
तो उसके लिए फिर जो है वो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम उनको इतना डिटेल से भी देख रहे, लेकिन दो सिंपल से मेथड है, सिर्फ उनको हम देखेंगे। पहला मेथड ये है कि आप क्या करें कि उनको आप एक सीक्वेंस को लिखें, जो रूल पहले आ गए उसको पहले अप्लाई कीजिए। जैसे अगर सीक्वेंस को पहले है तो आप कहेंगे जी ठीक है, इसकी प्रायोरिटी है ये, इसको जो है वो पहले अप्लाई कीजिए। और दूसरा उसका जो है वो ये हो सकता है कि ये हमें आगे किसी स्लाइड में है कि हम ये करेंगे कि जो मोर स्पेसिफिक रूल है हम उसको अप्लाई कर देंगे। ये एग्जांपल है, एग्जांपल में जो है ना वो मैं इसमें ये एक आगे स्लाइड में ये आएगा कि जो ज़्यादा स्पेसिफिक रूल है उसको अप्लाई करना। तो ये दो दो जनरली मेथड यूज होते हैं, या उनकी ऑर्डरिंग करते हैं या जो ज़्यादा स्पेसिफिक रूल है उसको अप्लाई करना है। अच्छा, इसी तरह से इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर बेसिकली एक जाहिर सी बात है, एक प्रोग्राम होगा, और इसका इसका मकसद, इसका जो काम है वो इतना है कि इसने रूल्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी कंडीशन जो है वो डेटाबेस में जो फैक्ट्स दिए हैं उनसे मैच हो जाए। और उसके बाद इसने ये करना है कि इट मस्ट देन दिस विच रूल टू अप्लाई, किस रूल को अप्लाई करना है। इफ नो रूल इज सिलेक्टेड द सिस्टम कैन नॉट प्रोसीड। तो सबसे पहले इसमें ये है कि कोई ना कोई रूल जो है सिलेक्ट करना है, अदरवाइज जो है वो फिर हमें ये नहीं होगा, हमें मतलब हम आगे नहीं चल सकते, सिस्टम जो है वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा और वहां से आगे जो है वो नहीं जाएगा। तो अगर एक सिंगल रूल सिलेक्ट हो गया, सिंगल रूल हैज बीन सिलेक्टेड, द इंटरप्रेटर मस्ट परफॉर्म द एक्शंस इन द बॉडी ऑफ द रूल। तो फिर जो भी एक्शन है उसने परफॉर्म करने हैं। एक एक्शन हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सारे उसने अप्लाई करने हैं। And this process continues until there are no matching rules or until a rule is triggered which includes the instruction to stop. तो अब इसको स्टॉप होना चाहिए तो दो इसके हैं, या कि एक है कोई मसीह कोई रूल नहीं है जो कि हमारे कंडीशन के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ फिर ये है कि कोई ऐसा रूल आ जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि अब आप स्टॉप कर दिए। तो ये इसमें जो है दो दो इससे जो है चीजें। अच्छा, तो इसमें हम अभी वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे। तो इंटरप्रेटर मस्ट हैव स्ट्रेटजी टू सिलेक्ट अ सिंगल रूल where several match the state of the database। तो उसके पॉसिबल वेज जो है वो दो हैं, जैसे मैंने आपको पहला रूल ये है कि आप जो फर्स्ट रूल जो भी मैच हो गया उसमें ऑर्डरिंग होगी। पहले हमने कहा था कि जनरली ऑर्डरिंग नहीं होती है, लेकिन फिर हम उनकी ऑर्डरिंग कर देंगे। हम उनको एक सीक्वेंस में लिख देंगे, तो फिर हम कहेंगे कि इसी सीक्वेंस में जो है वो रूल अप्लाई होंगे। जो रूल सीक्वेंस में पहले आएगा वो पहले वो अप्लाई हो जाएगा, और जो बाद में आएगा वो फिर नहीं हो। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हम इस तरह करेंगे। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप जो है ना वो जो स्पेसिफिक रूल है, ज़्यादा स्पेसिफिक रूल है उसको सिलेक्ट कर लें। तो ये उसकी एग्जांपल है कि स्पेसिफिक रूल से क्या मुराद है। तो ये देखेंगे, ये हमने जैसे इफ में कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो पहला है यहाँ पे दो कंडीशन है, इफ एज इज ग्रेटर देन 14। दूसरा जो रूल है उसमें सिर्फ है सेल इज हाई। तो ये वाला जो रूल है ना ये दिस इज मोर स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें दो कंडीशन लेनी है। स्पेसिफिक होने के बाद जो इसका रिजल्ट में आप जैसे बात है कि हम सैलरी की बात करें तो एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो कम है, जबकि इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा हो। फर्स्ट करेंगे, अगर एक कंपनी है और उसमें 100 एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ अप्लाई करते हैं सैलरीज हाई है, तो वो हो सकता है कि 60 लोगों ऐसे हों जिनकी सैलरीज हाई हो। फिर आप कहते हैं कि उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए। जब वो अभी दूसरी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है कि 60 जो है 40 रह जाए। ठीक है, अब ये देखेंगे स्पेसिफिक हो गया ना, 100 में से पहले 60 सेलेक्ट किए, फिर उसमें से भी फिर कम करके 60 में से 40 जो है वो सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें एक चीज और हो सकती है, अगर आपने इसको मजीद स्पेसिफिक करना है तो उसमें ये होगा कि आप इसमें एक और रूल लगा सकते हैं कि अगर उसकी जेंडर जो है वो मेल है, सॉरी फीमेल है, अगर उसकी फीमेल है, तो इसमें हो सकता है कि ये मजीद कम हो गए 20 यानी और स्पेसिफिक हो गया। इसी तरह से ये दो रूल हैं। यहाँ पे हमने कहा कि जी जो सेल इज ग्रेटर देन 20, ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो है कि सेल इज ग्रेटर देन 40,
और उसकी रिजल्ट ये होगी कि जारी बात है कि ऐसे लोग कम होंगे जिनकी सैलरी है वो 40,000 से ज्यादा होंगी। जिनकी 20,000 से ज्यादा होंगी वो काफी ज्यादा होंगे, लेकिन जो जिनकी 40,000 से ज्यादा होंगी वो हो सकता है कि वो कम हो। तो इसलिए जो है वो ये है कि ये जो 40,000 वाला रूल है ये ज्यादा स्पेसिफिक है, और ये 20,000 वाला रूल है ये ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो नहीं है। अच्छा, तो ये हमने वो बात कर ली कि हमने ज्यादा स्पेसिफिक रूल है उसको हमने फेवर करना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, और ये काफी डिटेल एग्जांपल है। और इसमें जो है ये एक्सप्लेन किया गया कि हम अपने इस प्रोडक्शन को सिस्टम को हम इसको कैसे जो है वो लेके चलेंगे। तो दिस प्रोडक्शन सिस्टम गिव्स द एडवाइस ऑन वेदर टू मेक अ लोन टू अ क्लाइंट। तो बैंक्स के जो है ना वो रूल्स होते हैं, बैंक्स जो है ना वो अम, उनके लोन, किसको लोन ग्रांट करना है उसके उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे उनको जो है वो थोड़ा सा हमने उनको सिमुलेट करने की कोशिश की है। तो अब हमने इन तीनों इसमें हमने ये करने के हमने सबसे पहले जो हमें फैक्ट्स पता होंगे वो, और फिर उसके बाद हमने इनके प्रोडक्शन रूल जो है वो बताने हैं कि बाद प्रोडक्शन रूल जो है कौन कौन से। तो इसको देखते हैं। उसमें इनिशियली जो है ये चार फैक्ट्स उसके डेटाबेस के अंदर हैं। पहला फैक्ट ये है कि क्लाइंट वर्किंग इज अननोन, क्लाइंट स्टूडेंट इज अननोन, सैलरी इज अननोन। और एक जो फैक्ट हमें पता है ये है कि जो अमाउंट रिक्वेस्टेड 22,000, ये उसने जो ये उसने रिक्वेस्ट की हुई है, ये हमें पता है कि उसने 2,000 जो रिक्वेस्ट किया हुआ। अब ये जो ये वर्किंग मेमोरी है, तो जो चेंज आएगी उसके अंदर आएगी जब भी हम रूल अप्लाई करेंगे। तो ये जो सारे ये फैक्ट्स हैं इनके अंदर जो है वो चेंज आएगी। तो अब हमने अगले स्टेप में हमने ये करना है कि हमने जो है वो डिफाइन करना है जो है वो अ, जो फैक्ट्स हैं वो हम रूल्स हैं वो डिफाइन करना है, प्रोडक्शन रूल। तो ये दो रूल्स देखें पहले। पहले इसमें ये है कि इफ देखें इसी तरह से है, इफ क्लाइंट वर्किंग अननोन, ये पीछे फैक्टर दिया गया था तो वही कंडीशन है। तो अगर ये है कि ये कंडीशन ट्रू होती है देन आस्क, अभी एक्शन परफॉर्म करने हैं, ये चार एक्शन है। पहला एक्शन है कि आस्क आर यू वर्किंग, अगर वो कहते हैं यस तो रीड वर्किंग क्या काम करता है। और उसके बाद हमने करना है कि जो पुराना फैक्ट है रिमूव क्लाइंट वर्किंग इज अननोन से क्या कर देना है कि ऐड क्लाइंट वर्किंग इज वर्किंग, यानी वो कोई ना कोई काम जो है वो कर रहे हैं। तो देखेंगे हमने एक पुराना जो फैक्ट था वो रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, और उसकी जगह पे ये वाला जो है ऐड कर दिया। इफ क्लाइंट वर्किंग इज यस, ये दूसरा रूल आ गया। इफ क्लाइंट वर्किंग इज यस एंड सैलरी इज अननोन देन आस्क व्हाट इज योर सैलरी, रीड सैलरी, और रिमूव सैलरी इज अननोन से क्या करें योर सैलरी, सैलरी जो भी उसकी सैलरी होगी वो यहाँ पे वर्किंग में वो आ जाएगा कि जो वो काम कर रहा है वो आ जाएगा, और फिर उसकी यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। ये सेकंड रूल हो गया। इसी तरह से जो है बाकी के रूल इस तरह से हैं कि ये जो बैंक की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि बैंक जो है वो जब कोई वो उसको उनको उसकी कंडीशन ये है कि उसकी सैलरी का जो फिफ्थ है वन जो है वो फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी करने वापस भी करने हैं। तो इसलिए जो है उनकी पॉलिसी जो है वो ये है। तो ये जो रूल है थर्ड रूल नंबर 3 है, ये चेक करता है। इसमें देखें दो कंडीशन है। इफ क्लाइंट वर्किंग इज यस एंड सैलरी, सैलरी की सैलरी हमें पता है उसकी कितनी है, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट रिक्वेस्टेड, तो हमें ये पता है कि उसने अमाउंट कितना रिक्वेस्ट किया था। तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सैलरी उससे ज्यादा होती है तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रांट लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड, फिर जितना उसने रिक्वेस्ट किया उसको कर दें, डेटा हो जाएगा, और फिनिश। अब ये देखिए फिनिश की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आ गया कि अब इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर दो। तो हमने कहा था कि ये चीज जो होनी चाहिए
कि यहाँ तो वो कोई मैचिंग रूल ना हो, या फिर ये है कि वो कोई ऐसा रूल हो जिसमें इंस्ट्रक्शन हो के अब आप स्टॉप कर दे, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें उसने कह दी स्टॉप। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हो सकता है कि उसकी सैलरी, उसने अमाउंट ज्यादा मांगा हो लेकिन उसकी सैलरी कम हो, उसके लिए फिर अब ये रूल नंबर 4 है। इफ क्लाइंट वर्किंग यस एंड सैलरी, if salary is less than 5 multiplied by amount requested and grant loan of salary divided by 5, तो फिर उसको हम उसको खुद ही कहेंगे फिर आपको इतना 1/5 जो है वो लोन मिल सकता है आपकी सैलरी का, वो आप ले लें। फिर हमने क्लियर डेटाबेस करना है और फिनिश कर देना है। अच्छा, अब ये है कि ये तो हो गई सूरत में कि अगर क्लाइंट इज वर्किंग और उसकी सैलरी हमें पता है। इफ क्लाइंट वर्किंग इज नो एंड अब क्लाइंट अगर वो वर्किंग नहीं करा तो हो सकता है वो स्टूडेंट हो, तो हम उसे पूछेंगे कि क्लाइंट स्टूडेंट इज अननोन, तो हम उसे पूछेंगे कि आर यू स्टूडेंट, वो कहते हैं यस आई एम स्टूडेंट, तो रीड स्टूडेंट। और उसके बाद हमने ये उसमें से पुराना जो फैक्ट है उसको रिमूव करना, नया फैक्ट है उसके अंदर ऐड कर देना, विच इज क्लाइंट स्टूडेंट इज स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि इफ क्लाइंट वर्किंग नो एंड क्लाइंट स्टूडेंट यस देन डिस्कस स्टूडेंट लोन। तो ये मोस्टली अमेरिका वगैरह में ये होता है कि स्टूडेंट लोन होते हैं जो कि स्टूडेंट को अपनी स्टडी के दौरान में मिल सकते हैं, ये फिर उनको बाद में जो है वो जब वो जॉब वगैरह पे लग जाते हैं फिर उनको रीपे करने होते हैं। तो अब हमने ये है कि हम उसको फिर रेगुलर लोन नहीं दे सकते, हम उसको स्टूडेंट लोन जो है वो दे सकते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट लोन डिस्कस करना है एंड देन क्लियर डेटाबेस फॉर फिनिश। और इसके बाद फाइनल जो रूल है वो ये है कि क्लाइंट इज नो एंड क्लाइंट स्टूडेंट इज नो देन रिफ्यूज लोन। ना वो जो है वो वर्किंग है ना वो स्टूडेंट है, तो फिर आपने उसको लोन जो है वो रिफ्यूज कर देना है, क्रिएट डेटाबेस और फिनिश, इस तरह से। ठीक है, तो ये टोटली 7 रूल है। अब हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द डेटाबेस वो जो है इनमें से रूल को सिलेक्ट करता रहेगा, और जो जिस रूल की कंडीशन अभी देख रहे हैं कि इनकी जो कंडीशन है वो फैक्ट्स ही हैं, तो जिसके जो कंडीशन पे फैक्ट मैच हो जाएगी डेटाबेस के फैक्ट्स के साथ उसको ये अप्लाई करते हैं, बाकी उनको जो है ये अ, नहीं करेगा। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमने क्या किया है कि हमारे पास एक क्लाइंट है जिसकी जो वर्किंग है उसकी सैलरी जो है वो 7,000, जो अमाउंट मांगा हुआ है वो 2,000 उसने मांगा हुआ है। तो जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले रूल 1 फायर होगा, सिर्फ द कंडीशन मैचेस द फैक्ट्स इन द डेटाबेस। तो इसलिए उसकी वजह ये है कि उसकी जो कंडीशन है वो फैक्ट्स पे डेटाबेस के साथ मैच हो जाती है। तो यूजर आंसर yes to the question in instantiating the variable working to yes. This adds fact client working is yes to database, replacing the fact client working is unknown. और जो डेटाबेस के कंटेंट्स होंगे उसमें होगा कि क्लाइंट वर्किंग इज यस, क्लाइंट स्टूडेंट इज अननोन, सैलरी इज अननोन, अमाउंट रिक्वेस्टेड 2,000 है। अब हम आएंगे दूसरा, अगला, ये एक रूल फायर हो गया, जाहिर सी बात है कि दूसरी दफा ये फायर नहीं होगा। अब चूंकि फैक्ट्स जो है वो चेंज हो चुके हुए हैं, तो इसलिए अब जो है ना वो ये है कि अब हमने देखने हैं। अच्छा, तो वो ये है कि रूल अब डेटाबेस चेंज हो गया, देखिए इसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है। अब रूल 2 जो है वो अब हम देखते हैं कि अपने नेक्स्ट रूल कौन सा फायर होता है। तो रूल 2 फायर होगा, उसमें ये कि हम उसकी सैलरी पूछेंगे, उसकी सैलरी कितनी है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि क्लाइंट वर्किंग इज यस, क्लाइंट स्टूडेंट इज अननोन एंड क्लाइंट सैलरी इज 7,500, अमाउंट ऑफ पैसे 2,000। ठीक है, तो उसके बाद हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसकी सैलरी जो है वो 7,500 है, जबकि उसने मांगा जो है वो 2,000 है। 2,000 जो है ना ये कम मतलब ज्यादा है, क्योंकि ये इसका 1/5 नहीं बनता। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 बनता है। तो 10,000 जो है ना वो उसने मांगा तो उसने हुआ है 2,000, तो उसके हिसाब से इसकी सैलरी 10,000 होनी चाहिए, लेकिन इसकी सैलरी जो है वो है 7,500। तो ये हम उसको जो है वो हम उसको ये थोड़ा सा मसला है, तो इसलिए जो रूल 3 फायर नहीं होगा, रूल 4 फायर होगा। तो रूल 4 फायर होगा तो उसका उसमें ये है कि उसकी जो सैलरी जो 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन उससे जो है वो कम है, तो हम उसको कहेंगे कि यदि आप अपनी सैलरी का जो 1/5 है ना वो जो बन रहा है 1,500, तो 1,500 जो है ना वो आप ले लें। इसके बाद वो ये होगा कि सिस्टम देन क्लियर्स डेटाबेस टू रिकॉर्ड वैल्यूज एंड फिनिशेस।
तो ये टोटल 3 रूल जो है ये अप्लाई जो है ये हो गए। ठीक है, तो ये मतलब सिंपल है, आप इसको बिल्कुल इसको देख सकते हैं कि इसमें बैक टैगिंग हो सकती है। अगर आपको कोई डाउट है कि ये जो रूल है, ये कंक्लूजन जो है ये शायद ठीक नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना वो इसको बैक ट्राई करके चेक कर सकते हैं कौन कौन सा रूल जो अप्लाई हुए, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। सब चीजें जो है ये इसके अंदर जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, बेटा यहाँ तक भी क्वेश्चन है, कंक्लूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है या इसके जो है द प्रोटेक्शन सिस्टम्स आर पर्टिकुलरली गुड एट रिप्रेजेंटिंग प्रोसीजरल नॉलेज। जिसमें हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, हमारे इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन के बना सकते हैं, वो हमने कोई ना कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करना। फिर हमें इफेक्टिवनेस देखनी है। इफेक्टिवनेस में ये था कि न्यू इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड यूजिंग टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ द वर्किंग मेमोरी। तो हमने देखा था कि हम साथ साथ वर्किंग मेमोरी को भी चेंज करते जा रहे हैं, उसके कंटेंट्स को भी चेंज करते जा रहे हैं। तो ये इसकी इफेक्टिवनेस में आ गया। एफिशिएंसी ये है कि स्क्रीन रिलेटिवली एफिशिएंट फॉर प्रोसीजर प्रॉब्लम्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स इट ट्रांसफरेबल बिटवीन डोमेन। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसके जरिए जो है अ, वो आप डिफरेंट जो डोमेन, जैसे ये बैंकिंग का नहीं है, आप इसमें कोई स्टूडेंट काउंसलिंग का भी बना सकते हैं, तो मेडिकल काउंसलिंग का भी बना सकते हैं, जिस तरह का भी चाहिए आप बना सकते हैं। आपको फिर उसका जो प्रोसीजर नॉलेज है वो होना चाहिए, यानी कि जो रूल्स हैं, इस तरह से भी ये बैंक को एक क्लियर कट रूल है, फिर किसको रोल जो है लोन ग्रांट करने किसको नहीं करना, तो उसको रोल रूल्स में कन्वर्ट करके तो इजीली जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटनेस में ये आ जाता है कि प्रोडक्शन सिस्टम कैन बी प्रोग्राम टू प्रोवाइड explanations for their decision by tracking back through the rules that are applied to reach the solution। तो हमें पता है कि हम कैसे उस वहां तक पहुंचे, तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो फिर उसको चेक कर सकते हैं, उसको जो है वो वेरीफाई जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सारा जो है ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है बेटा, मेरा आज का एजेंडा यहाँ तक था। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग उसकी रोक देता हूँ।